हाय एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी विद जानवी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में कि क्या एग्ज़ाम है ये, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। हम यहाँ पर कंप्लीट जो एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और लास्ट में हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्ज़ाम की 6 मंथ में आप कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यदि आप स्टार्ट करने वाले हैं एग्ज़ाम की तैयारी करना, या फिर आप कोई बिगनर हैं, या फिर आप मीडिएटर, यदि आप मिड में भी एग्ज़ाम एक दो बार दे चुके हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आप कहने का मतलब आपको डायरेक्ट कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और आप यदि जेआरएफ कैटेगरी में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, मैं भी यहाँ पे बताऊंगी जेआरएफ कैसे, क्या मतलब, यदि किसी को नहीं पता है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो जेआरएफ आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर आपको रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको 35 to 40K पर मंथ मिल जाती है विद पीएचडी, है ना। आपको पीएचडी करने के साथ साथ आपको पैसे भी मिलते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है नेट के एग्ज़ाम में यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो। अब हम बात करते हैं कैटेगरी की। जो जेआरएफ मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो नेट का एग्ज़ाम है आप 3 कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट है जेआरएफ, सेकंड आपकी कैटेगरी है नेट, एंड थर्ड है पीएचडी ओनली। तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम आपका एक ही है ना। एक ही एग्ज़ाम में आप 3 कट ऑफ के जरिए 3 टाइप के जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए आप 220 जेआरएफ की कट ऑफ गई है, ठीक है, तो ये हाईएस्ट कैटेगरी का, जब हाईएस्ट कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम तो आपको जेआरएफ मिलता है, ठीक है। आप यदि उससे कम मार्क्स में करते हैं तो उस पर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, और उससे भी आप कम मार्क्स में करते हैं तो आप पीएचडी, जैसे कि मान लीजिए आप 160 से लेके 80 के बीच में आप पीएचडी का, जैसे कि 220 कट ऑफ है लेकिन 160 से 180 के बीच में आप पीएचडी क्वालिफाई करते हैं, उससे नीचे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। उससे ऊपर यदि आप मार्क्स लाते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, और 220 प्लस आप लाते हैं तो जेआरएफ, ठीक है। तो ये एक मैंने आइडिया दे दिया है, और आप जो पिछले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो या तो आप देख सकते हैं, या मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो आप 2 कैटेगरी में आप अपना जो पैसे आपको 2 कैटेगरी में मिलते हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टेट का आप क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी स्टेट का दे सकते हैं, जैसे आप आरपीएससी दे सकते हैं, एमपीएससी दे सकते हैं, यूपी का दे सकते हैं। आप किसी को भी, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है। बात करें हम क्वालिफिकेशंस की, तो आपको यहाँ पर मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है विद 55%, ठीक है। और आपको जो, यदि आप फर्स्ट ईयर में भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे आप एमए कर रहे हैं और एमए फर्स्ट ईयर में है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन यदि आपकी जो आपकी परसेंटेज है वो 55 नहीं बनती है तो आपका एग्ज़ाम डिसक्वालीफाई माना जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 55% जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको लानी होती है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। यदि हम बात करें एज लिमिट की, तो इधर कोई भी अपर एज लिमिट है नहीं, बाकी आप 18 प्लस से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो लोअर एज लिमिट की हम बात करें तो, और अपर कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। उसी में हम बात करें जेआरएफ की, तो यहाँ पर जेआरएफ की एज है 30 ईयर्स। आप 30 ईयर्स तक ही जेआरएफ जो रिसर्च फेलोशिप है, जो स्कॉलरशिप है, आप 30 ईयर्स तक ले सकते हैं। बाकी ये 30 ईयर्स मेल्स के लिए है, रिजर्व कैटेगरी के मेल्स के लिए। बाकी अदर कैटेगरी में यदि आप फीमेल भी हैं या अदर कैटेगरीज में भी हैं तो आपको यहाँ पर +5 ईयर्स का, यानी कि 35 ईयर्स तक आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है। यदि हम बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, 3 आवर्स का, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस पेपर 1 के, मतलब पेपर 2 के आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, और 50 क्वेश्चंस यहाँ पर पेपर 1 के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम आपके लगाए जाते हैं, जिसमें जो 100 क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट के, जैसे आपका जो भी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है या इंग्लिश लिटरेचर है या आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चंस। और अदर जो फर्स्ट पेपर है, जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब का होता है, उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 300 मार्क्स का, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर
नहीं होती है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे। और आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होता है, सीबीटी मोड पे कंडक्ट होता है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। यदि हम बात करें सिलेबस की, तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। यहाँ पर आपकी 10 यूनिट, जो पेपर 2 है उसमें भी आपकी 10 यूनिट्स होती हैं, और पेपर 1 है उसमें भी आपकी 10 यूनिट होती हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है ना, रीजनिंग, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये सब होती हैं। बाकी आईटी है, आईसीटी है, आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है, हायर एजुकेशन है, ये सब यूनिट आपकी यहाँ पर होती हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की, कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। यदि हम बात करें नेट के एग्ज़ाम की, तो देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हुई हैं यूट्यूब पर कि आप 15 दिन में क्वालिफाई कर सकते हैं, आप 1 महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन जब जब आपका बेस बहुत अच्छा सा पहले मतलब प्रिपेयर है, यदि आपने अपने मास्टर्स में, अपनी ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से अपनी सब्जेक्ट पढ़ी है, तो आप ये मान के चलते हैं कि आपकी सब्जेक्ट पूरी कंप्लीट है और आपको सिर्फ एक पेपर 1 की तैयारी करनी है, तो आप 1 महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज पेपर बहुत डिमांडिंग है, पेपर काफ़ी फैक्चुअल आता है, कंसेप्चुअल आता है, दोनों ही इसमें, मतलब कहते हैं ना कि अब तो पेपर का लेवल इतना हार्ड हो चुका है कि आप 1 महीने में, 2 महीने में एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपसे कोई ऐसा कहता है और आप अपनी सब्जेक्ट में भी थोड़े वीक हैं, तो ये सब कहने सुनने की बात है, आप उन पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, कोई भी एग्ज़ाम यदि वो 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, दिसंबर और जून साइकिल में, आपको पता है ये एग्ज़ाम होता है 2 बार, आपका 1 साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। तो देखिए जो भी स्ट्रेटजी रखी जाती है ना पेपर की, कि 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, तो उस उनका कहीं न कहीं ये आइडिया होता है कि आप 6 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, तभी ये पेपर 2 बार, जैसे यूपीएससी का 1 बार होता है ना साल में, और उसका सिलेबस कंप्लीट करने में ही आपको 1 साल लग जाता है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें ना पहले से अच्छे से सोच के डिसाइड की जाती हैं। आप ना 6 महीने आपको इनफ होते हैं एक एग्ज़ाम को, जो नेट का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उसी प्रकार से बनाइए, 6 महीने की आप स्ट्रेटेजी रखिए। यदि आप अच्छे हैं अपनी सब्जेक्ट में या कुछ में भी, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन यदि नहीं भी है, तो 6 महीने आपके लिए इनफ है, आप 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, विद 6 मंथ ऑफ स्ट्रेटेजी। तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। आपको पता है जनवरी साइकिल में, जो दिसंबर साइकिल का जनवरी का एग्ज़ाम है वो हो चुका है 6 जनवरी को, और अब आपका जून का एग्ज़ाम है और 6 महीने आपके पास हैं। तो आप अभी से स्ट्रेटेजी अपनी बना लीजिए। कैसे आपको पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर गाइड कर देती हूँ। देखिए, आप अपनी दोनों यूनिट, आपको पेपर 1 है और पेपर 2 है, साथ में लेके चलनी है। ऐसा नहीं कि आपने पेपर 1 आप सोच रहे हैं कि हम लास्ट के 15 दिन में पढ़ लेंगे, 20 दिन में पढ़ लेंगे, 1 महीने में पढ़ लें, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको साथ में लेकर चलना है। हाँ, सब्जेक्ट पर आप अपना फ़ोकस रखिए, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जैसे कि आप मान लीजिए पेपर 1 में कोई जो हार्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रिसर्च पढ़ रहे हैं, आपको रिसर्च कम आती है, तो जब आप पेपर 1 में कठिन यूनिट पढ़ रहे हैं ना, तो आप पेपर 2 में ईजी रखिए। जैसे कि आपने मान लो यहाँ पर रिसर्च किया, तो यहाँ पे पबएड पढ़ लिया, यदि आपको सरल लगता है तो। और यदि आप पेपर 1 में कुछ कुछ मतलब ईज़ी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा हार्ड पढ़ लीजिए जो आपको कम आता है, जैसे कंपैरेटिव पढ़ लिया, आईसीटी कह रही हूँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ ली। तो है ना, आप जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये आज मुझे हेक्टिक है, ये वाली यूनिट में मुझे ज़्यादा एफर्ट लगता है, पेपर चाहे 1 की हो, चाहे 2 की हो, जो आपके सब्जेक्ट की है, तो आप जो भी इस हिसाब से आपको डिवाइड कीजिए, जिससे क्या है, आपको थोड़ा कम मतलब बर्डन पड़ेगा। आप यदि कठिन यूनिट आप पेपर 2 की कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप दूसरी यूनिट को ईज़ी रखिए, जिससे आपका सिलेबस भी साथ में कंप्लीट होता जाएगा और आपको वर्कलोड भी इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है? लास्ट के और ये सारा है ना, आपको फिर क्या है, आप जैसे करते जाओगे ना, तो आपको लास्ट के टाइम पे रिवीजन करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर बच जाता है। अब हम बात करें कि आपके पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कौन से बुक या फिर कौन सी क्लासेस वगैरह हम प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, मेरा कहना ये है कि टीचर सारे अच्छे हैं। यदि आपने कोई कोर्स ऑलरेडी परचेज कर रखा है या नहीं भी कर रखा है, यदि आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ, है ना। जो आपके पास है वो काफ़ी है, जो आपने खरीद लिया या जो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कोई आपके पास बुक है, दिस इज़ इनफ, ठीक है। आप जो है उसको ही पढ़िए अच्छे से, आप कंप्लीट अपना सिलेबस पूरा करिए। ऐसा नहीं कि आप ना
कि आपने 1-2 यूनिट तो अच्छे से कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ ली, जैसे पेपर्स, जैसे कि यूनिट 7 है, आपने पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, या ऐसा कुछ आपने पढ़ लिया है, अपनी 1-2 यूनिट आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली। आपको ऐसा नहीं करना है, पेपर आपको पता है काफ़ी लेवल पेपर का बढ़ चुका है, आप ये मत सोचिए कि अभी का जैसा एग्ज़ाम आया वो होता रहेगा। ये एनटीए ने बिल्कुल घटियापना किया था, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब पेपर का पैटर्न वापस से बदल जाएगा, उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। पेपर वैसा ही आएगा जैसा नेट एग्ज़ाम होता है, काफ़ी कंसेप्चुअल, काफ़ी फैक्चुअल, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई है। तो आपको अच्छे से 10 यूनिट आपको पढ़नी है, कंप्लीट आपको सिलेबस करना है। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको जो सबसे पहले, या तो आप साथ में कर लीजिए, मेरा तो यही एडवाइस है कि आप साथ में एक टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई एक बुक ले लीजिए, यदि आप बुक प्रेफर करते हैं पढ़ना। यदि आप ऑनलाइन, मेरा यही है थोड़ा कि आप ऑनलाइन ही पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, तो आप टेक्स्ट बुक से, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ है वो परचेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने अड्डा की, एजू सीकर की, मैंने सबकी ली, मतलब मैंने काफ़ी पैसे अपने एग्ज़ाम पे खर्च कर दिए थे फालतू में। तो आप टेक्स्ट बुक क्यों ले सकते हैं, मैंने एक वीडियो डाली भी हुई है, मैं आपको लिंक डाल दूँगी। टेक्स्ट बुक देखिए, ये है कि एक तो कम कम पैसों में है ना, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, शायद कुछ आपको 999 के आसपास 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इसका पड़ जाता है। और वहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मतलब जो एग्ज़ाम है वहाँ पर दिए गए हैं। फुल लेंथ पेपर हैं, हाफ लेंथ पेपर हैं, पेपर 1 का अलग से है, पेपर 2 का अलग से है। बाकी यूनिट्स के हैं, यूनिट्स में भी आपको टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस, मतलब जो पेपर हैं वो दिए हुए हैं, जैसे 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ दी हुई है। ऐसे करके बहुत सारे वहाँ पर जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं, वो काफ़ी सारे आपके पेपर वहाँ पर दिए हुए हैं। तो यदि, और सबसे अच्छी बात वहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन उनका इतना वास्ट दिया हुआ है कि आप वहाँ से ना एक क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी सारे कंसेप्ट ना आपको एक्सप्लेनेशन से ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक टेस्ट सीरीज अभी परचेज कर लीजिए, और साथ में जैसे कि आपने मान लीजिए कोई एक आईपीटी पढ़ लिया, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ लिए, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं वहाँ पर, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे आप लगा लीजिए वहाँ से। तो आपकी इतनी अच्छे से तैयारी होती जाएगी, साथ में आपका कुछ नहीं बचेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल 100% फोकस करते चलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं। ये ना, आप ये मान लीजिए 50% पार्ट कवर करते हैं, मतलब हो सकता है 50, मतलब 100% भी कवर कर जाए कभी कभी। तो प्रीवियस ईयर का इतना रोल होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे भी मत छोड़िए। आपका सिलेबस आप कंप्लीट करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, प्रीवियस ईयर्स का बहुत रोल है। पेपर 1 की मैं बात करूँ तो आपको कुछ फालतू का खर्चा नहीं करना है इस पे। आप चाहते हैं, आपके पास यदि कोई बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक ले लीजिए, कोई भी पेपर 1 की, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस लगाइए, और जो आपको मान लो रिसर्च की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, टीचिंग एप्टीट्यूड की नहीं आ रही, कम्युनिकेशन की नहीं आ रही, तो आप वो पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर टॉपिक ना आप सर्च करके यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ने इतना कुछ करवाया हुआ है ऑनलाइन, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुक लेनी है, मैं कौन सी बुक लूँ, तो ऐसे करके आप, अर्पिता करवा मैम की बुक है, वो आप ले सकते हैं। उसका भी मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसी बुक है। उसमें है ना काफ़ी अच्छे से, मतलब आपको यदि कम समझ आती है ना पेपर 1, तो आप वहाँ पे मतलब बहुत सारे सिनेमैटिक जो कहते हैं ना एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं उन चीज़ों को, और अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन यूजीसी नेट एग्ज़ाम। आप ज़रूर से ज़रूर उन पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का भी अपना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप बस एक क्वेश्चन है वो कर लिया, वो तो रिपीट होने वाला नहीं है, वो ही क्वेश्चन सेम आपको नहीं आएगा। लेकिन वो क्वेश्चन कैसे उसी को मतलब जैसे मान लीजिए कि कभी आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया, कभी वो क्वेश्चंस में पूछ लिया, कभी आपको वो ऑप्शंस में पूछ लिया, तो ऐसे करके नेट है ना अपने एक जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर को, उनको घुमाता रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, और आप 100%, मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, 6 मंथ में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे एग्जाम कैसा भी आ रहा है। हम उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे ईयर्स वगैरह, फैक्चुअल डाटा पूछने लगे हैं काफ़ी, तो वो सब भी आप आराम से कवर कर सकते हैं, जैसा कि टीचर्स अब उस रिगार्डिंग भी काम करने लग जाएंगे। तो आप ऐसे ही करिए। बाकी नेट का एग्ज़ाम अच्छा है, यदि आप इस फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है ना। आप यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं भी देते हैं, नहीं भी आपका निकलता है, तो भी आप किसी कॉलेज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में, कोचिंग में आप पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिल जाता है। तो आप ऐसे आराम से
काम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बट आप बेरोजगार नहीं रहने वाले इसके बाद में, ठीक है, आप यदि क्वालिफाई करते हैं तो। और जेआरएफ हो जाता है तो ये बेस्ट है, क्योंकि आपको उसमें रिसर्च फेलोशिप मिलती है, तो आपको कहीं भी जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एग्ज़ाम के बारे में मैं जो भी हो सका मैंने आपको बताया। बाकी आपको ऐसा कुछ लगता है कि और कुछ जानने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।